भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान तेल अवीव से पहुंची नई दिल्ली। स्वदेश पहुंचे नागरिकों ने सरकार के प्रति जताया आभार। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में 3200 से ज्यादा की मौत। इजरायली सेना ने सीरिया के एलेपो एयरपोर्ट पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी किया हमला। वहीं गाजा में जारी हमलों के कारण लोगों में खौफ, कर रहे हैं पलायन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री का द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने शिक्षा और नवोन्मेष में किए डॉक्टर कलाम के अभूतपूर्व योगदान को किया याद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क हादसा, कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार मिनी बस। हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 यात्री जख्मी। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। कल खेले गए भारत पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान को मिली 7 विकेट से करारी शिकस्त। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। पहले दिन मां शैलपुत्री की जा रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में सुबह से ही लगा भक्तजनों का तांता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी नवरात्र की शुभकामनाएं। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इजरायल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। वीके सिंह ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इजरायल में रह रहे भारतीय लोगों को वापस स्वदेश लाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सही समय पर सही निर्णय लेने की वजह से हम नागरिकों को स्वदेश ला रहे हैं। मिशन अजय के अंतर्गत चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और तकरीबन 270 से अधिक पैसेंजर्स को लेकर वापस आई है भारत। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मिशन को? चूंकि 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, चौथी भी आ चुकी है और आगे भी प्लान है। लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटीज बंद है, कुछ अभी हो नहीं रहा है और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, काफी लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने उनको सबको लाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए है। अभी स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही है, यही वापस जाएगी शाम को। फिर जो बाकी लोग हैं, जैसे जैसे लोग बाग आते हैं जो अपने को रजिस्टर कर रहे हैं एम्बेसी में, उनको लेकर आ रहे हैं। सर, हमने पिछले भी कई फ्लाइट्स में जो लोग आए थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइमली है। तो चूंकि आप भी इस बारे में जानते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर खड़ी है लोगों के लिए और कितना खतरा है उसके बीच में। मैं तो कहूंगा कि मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समझा है कि टाइमली क्या चीज होती है। नहीं तो आमतौर पर जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते। जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता। यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट आई उसमें बच्चे काफी थे क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते हैं होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए।
सर, आपने तो कई इवैक्यूएशन मिशंस को खुद भी मॉनिटर किया है, किस तरीके से देखते हैं जो भारत का पेस है कि अब इवैक्यूएशन मिशंस बड़े सीमलेस होते हैं? हमने ऑपरेशन गंगा भी देखा, आपको भी देखा था, आप एक बॉर्डर पे मौजूद थे। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी। और जितनी भी चीज आप देखते जाइए, यमन देखिए, आप इराक देखिए, आप लीबिया देखिए, कुछ भी, तो यूक्रेन देख लीजिए, कोविड के दौरान देख लीजिए, जहां पर भी जरूरत पड़ती है सरकार पूरे तरीके से, और अब ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हमारे विदेश मंत्रालय में भी, हमारे नागरिक विमानन मंत्रालय में भी ये चीजें सब स्ट्रीमलाइंड हैं, और मैं तो कहूंगा पत्रकारों के लिए भी स्ट्रीमलाइंड है ताकि आपको पता है कि किस तरीके से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, पहले नहीं पता चलता था। तो ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं, और ये एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। बिल्कुल सही समय पर और सही सोच के साथ यहाँ पर भारतीयों का स्वदेश लौटना जारी है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे डेली न्यूज संवाददाता मेघना देव द्वारा। और यहाँ पर स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है और अपना आभार जताया है। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत जो चौथी फ्लाइट है 274 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लोग मौजूद हैं जो इजराइल से वापस भारत आ चुके हैं। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे उनके कैसे अनुभव रहे हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंच पाए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सिचुएशन क्या रही और किस तरीके से एम्बेसी ने आपको कॉन्टेक्ट किया है, क्या कहेंगे ऑपरेशन अजय? सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम, एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया, वहाँ से बराबर कॉन्टैक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India, okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard a lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना, okay, and हाँ missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है, so thank you so much, finally we are here. Around, I believe, 250 plus passengers were there in this flight, and all the arrangements were done were pretty good, and honestly Indian embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग, सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए, एंड वी केम सेफली। बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और इजराइल का हमास के खिलाफ जंग जारी है। इजरायली रक्षा बल गाजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में 2200 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें 1/4 बच्चे हैं, जबकि लगभग 10,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या करीब 1300 पहुंच गई है और घायलों की संख्या 2800 दर्ज की गई है।
इजराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर जगह खाली करने को कहा था। अब इजराइल की सेना ने हमास पर नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने से रोकने का आरोप लगाया है। इसी बीच कनाडा ने अपने नागरिकों से गाजा खाली करने को कहा है। हमास के हमले में अब तक कनाडा के 4 नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी ओर वाशिंगटन डीसी में LGBTQ अधिकार समूह की रात्रि भोज में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के साथ इजराइल के युद्ध के बीच यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया की निंदा की है। कार्यक्रम में बाइडेन ने पिछले हफ्ते इजरायली क्षेत्र पर हमास द्वारा किए गए हमले को नफरत की अभिव्यक्ति के रूप में संदर्भित किया, जिसने 29 अमेरिकियों की भी जान ले ली है। राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी मौतों पर भी शोक व्यक्त किया और कहा कि कई निर्दोष फिलिस्तीनी परिवारों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त यात्रा के बाद सऊदी अरब लौट आए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, जिसका उद्देश्य इजराइल हमास संघर्ष को बढ़ने से रोकना था। ब्लिंकन ने अपने चीनी समकक्ष के साथ भी फोन पर बातचीत की और संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने के लिए चीन से सहयोग मांगा। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट और लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। वहीं गाजा में इजरायली हमलों के कारण लोगों में खौफ है, जिसके कारण वे दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अपर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने उत्तरी गाजा से लोगों को खाली कराने की इजरायल की मांग की निंदा की है। वहीं इजरायल और गाजा सीमा पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है, उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इजराइल ने यह कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो पैलेस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं UN ने इजराइल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेविस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इजराइल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इजराइल इस बात को मानता है या क्या इजराइल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। तो इजराइल गाजा सीमा पर पहुंची DD न्यूज की टीम, एक्सक्लूसिव कवरेज वहां से संवाददाता अमृतपाल सिंह। और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में जयशंकर कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 15 से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वियतनाम एक मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदार है। वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख सदस्य है। विदेश मंत्री की यात्रा कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। जयशंकर वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे और हो ची मिन्ह शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां वे सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। खबरों में अगर आगे बढ़े तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के राऊ विधानसभा सीट से जीतू पटवारी को मैदान में उतारा गया है। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले दिन ही वे शिक्षण में लौट आए थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्मेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने में मदद करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को अकादमिक, लेखक, वैज्ञानिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संयोजन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने में अहम योगदान दिया है। संघर्ष से शीर्ष तक का उनका सफर न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए एक विरासत है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का जीवन देश के युवाओं को नई सोच व समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें नमन। और आइए अब बात शारदीय नवरात्र की। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी नवरात्रि के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय माता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना ये संदेश साझा किया देशवासियों से। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा नवरात्र का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में लिखा, शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती है और इसीलिए उन्होंने देशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं।
अगली खबर महाराष्ट्र से है, जिसके संभाजी नगर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 12 लोगों की मृत्यु की खबर है, जबकि 23 लोग घायल हो। बताया जा रहा है कि यह हादसा रात 1 बजे के करीब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जिसमें एक टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित संभाजी नगर जिले में समुद्री एक्सप्रेसवे के वैजापुर इलाके में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 5 पुरुष, 6 महिलाएं और एक नाबालिग बच्ची शामिल है। सभी घायल लोगों को संभाजी नगर के घाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि टेम्पो ट्रैवलर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये पीछे की ओर से ट्रक से टकरा गया। और महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुए इस भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का शुभारंभ किया। भारत में लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा आईओसी का सत्र समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक है। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष और आईओसी के सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी शरीक हैं। बहुराष्ट्रीय आयोजनों और खेल स्पर्धाओं की सफल मेजबानी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन करने के लिए बेहद उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक्स से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। और प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के मौके पर एक वीडियो भी जारी किया है और उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभ आगमन के मौके पर मेरे द्वारा लिखे गरबा के इस गीत को आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरी कामना है कि उत्सव की लय में सभी रंग जाएं। मैं इस गरबा गीत को आवाज और संगीत देने के लिए मीट ब्रदर्स और दिव्या कुमार को धन्यवाद देता हूं। झुम रमो आज नौर तनिया वीरात, रुम झुम रमो आज नौर तनिया वीरात, छोरू ने मળી आज दर्शननी सौगात, दर्शननी सौगात।